जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मिक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के लिए एक और टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ जो बिल्कुल हमारा रिसेंट टेस्ट पेपर हमने अभी किया, सेम उसके जैसा ही है। और इसमें भी क्वेश्चंस मैंने जो भी रिसेंट एग्जाम हुए हैं, 2 पेपर हुए हैं, उनके एनालिसिस करके ही क्वेश्चंस इसमें पुटअप किए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? प्रीवियस जो पेपर था उसमें मैंने आपको जो है लोक नृत्य के बारे में पूछा था, ये शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कौन से राज्य की नृत्य कला है फ्रेंड्स? मोहिनी अट्टम। तो फ्रेंड्स, नाम सुन के ही हमें लग रहा है कि जो साउथ के स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड है ये। तो किस राज्य की है फ्रेंड्स ये? केरल की शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरसप्पा या फिर जोग जलप्रपात भारत की किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड शायद यही गोरसप्पा ही जलप्रपात या फिर इस टाइप का जो जो जलप्रपात है वो हमारा जो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। यहाँ पर गोरसप्पा के बारे में पूछा गया है कि जो गोरसप्पा या फिर जोग भी बोलते हैं जैसे ये जलप्रपात है, किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, गोरसप्पा कौन सी नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से राज्य में स्थित है, ये भी ज़रूरी है। तो ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? कर्नाटक की शरावती नदी पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, अभी आने वाला है जनवरी में। तो बाई चांस जनवरी और दिसंबर के जो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ अभी फ़िलहाल, कि जो दिसंबर हैं और जनवरी है, इन दोनों में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ है वो आप एटलीस्ट रट ही लेना, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम अभी जनवरी में हो रहा हो तो इनके जो डेज़ हैं वो पूछ ले। अभी राष्ट्रीय युवा दिवस का पूछा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद जो थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? फ्रॉम वेयर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, ये कहाँ से प्रेरित है या फिर कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। फ्रेंड्स, एक जो क्वेश्चन है इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी मौलिक कर्तव्य जो है ना वो भी पूछ लिए जाते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। मौलिक अधिकार जो है वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और जो मौलिक कर्तव्य है वो सोवियत संघ यानी कि कहाँ से? रूस से। सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गलत आंसर टिक नहीं करके आना है, आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? ये हुगली नदी के किनारे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हमारे जो होंगे वो होंगे रीजनिंग के। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 21, 22, 26, 35 क्वेश्चन मार्क दिया है, और 76 मतलब आपको जहाँ मिसिंग टर्म है ये फाइंड आउट करनी है सीरीज़ में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिलेशन फाइंड आउट करके। 21 से 22 हमें कब मिला है? जब इसमें +1 हुआ है। और 22 से 26 हम कितना ऐड करते हैं इसमें? अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें 26 मिलता है। 26 से 35 फ्रेंड्स को मिलता है। तो अगर आप 9 ऐड करोगे तो आप 35 मिलेगा। मतलब 1 ऐड किया, 4 ऐड किया, 9। तो ये कौन सी सीरीज़? अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर मान लिया, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होनी चाहिए 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, मतलब 35 में आप 16 प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 6 5 11, 3 और 1 4 और 1 5, 51। तो आपकी जो मिसिंग टर्म आएगी फ्रेंड्स वो हो जाएगी 51। नेक्स्ट टर्म भी आप चेक कर सकते हो, 5 का स्क्वायर होना चाहिए, दैट मीन्स 25। 51 प्लस 25 अगर करोगे तो 5 + 1 6, 5 + 2 7, 76। तो ये हमारी करेक्ट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है। मिसिंग टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें गलत पद है यानी कि रॉन्ग टर्म है। इन सभी में से वो आपको ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो रहता है ना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, एग्जाम में बहुत टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि हमें हर एक टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसमें कौन सी गलत हो सकती है। तो सबसे पहले तो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 6 के बाद 26 फिर कम मिल रहा है, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि 2 सीरीज़ का मिक्सचर है।
जब कम ज़्यादा होता है ना, अप एंड डाउन नंबर्स, तो वो होती है मिक्स्ड सीरीज़। तो यहाँ पर मिक्सचर है तो हम अलग अलग कर लेते हैं, 6, 8, 10 और 13। दूसरी सीरीज़ है 26, 37, 48 और 59। ये दो सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर वाली सीरीज़ है। तो पहली सीरीज़ हम देख लेते हैं, 6, 6 + 2 कितना होगा 8, 8 + 2 10, 10 + 2 कितना होना चाहिए यहाँ पर 12। तो यहाँ पर ये टर्म रॉन्ग आ गई। इसको भी आप चेक कर सकते हो, 26 वाली को भी। 26 में अगर मैं 11 ऐड करूँ 37, 37 में 11 ऐड करूँ 7 + 1 3 + 1 48, और 48 में फिर 11 ऐड करें तो 8 + 1 9, 4 + 1 5 59। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमारी गलती हो रही है, यहाँ पर 13 की जगह हमें चाहिए 12। तो रॉन्ग टर्म जो है, गलत टर्म, वो कौन सी है फ्रेंड्स, 13। इसकी जगह पर आएगा 12। तो इसका राइट आंसर होगा, रॉन्ग नंबर हमारा 13 है इस सीरीज़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर हैं, ये 2 शब्द हैं, इन शब्दों में रिलेशन फाइंड आउट करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जो है इसका यहाँ का जो आंसर है वो बताना है। तो संयत का मतलब मॉडरेट, मतलब जो बिल्कुल मीडियम हो, वो संयत होता है। मीडियम का अपोजिट यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, बिल्कुल तीव्र, मतलब उसका जस्ट अपोजिट वर्ड यहाँ पर दिया है, उल्टा शब्द। तो नाम मात्र का अपोजिट क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाला होना चाहिए। मतलब इसमें स्मारक, तो एक स्मारक आप पता मोन्यूमेंट होता है, बहुमूल्य, दूरी, अव्यवस्थित, ये तीनों तो कोई मैच नहीं कर रहा। वैल्यूएबल यानी कि बहुमूल्य, नाम मात्र और बहुमूल्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पर, बहुमूल्य यानी कि वैल्यूएबल। तो इस तरह से रिलेशन फाइंड आउट करके आप इसमें आंसर दे सकते हो उस तरह के क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक आदमी ने एक औरत से क्या कहा कि तुम्हारे पिता, किसके, वुमेन के जो पिताजी हैं की इकलौती पुत्री। अब पिता की इकलौती पुत्री तो ऑब्वियसली वुमेन ही हुई, औरत ही हुई। इसकी माता है, किसकी माता है ये वुमेन, उस व्यक्ति की जिस पर्सन की ओर वो आदमी इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो ये पर्सन है जिसकी ओर इशारा करा है वो इस औरत का क्या लगता है, क्या संबंध है। तो ये जो औरत है इसकी क्या लगती है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो औरत इस व्यक्ति की क्या लगी, माता यानी कि मदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजय अपने स्कूल में से सीधा उत्तर दिशा की ओर जाता है। तो उत्तर दिशा हमें पता है, डायरेक्शन बना देती हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर मतलब नॉर्थ। तो उत्तर दिशा की ओर जाता है, उसके बाद वह उसके दाएं मतलब राइट हैंड साइड मुड़ जाता है और चलता है। उसके बाद वह उसके बाएं यानी कि उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, ऊपर की ओर मुड़कर चलता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसका घर है और यहाँ उसका क्या है, स्कूल है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि उसके द्वारा चली गई सभी दूरियां बराबर थी, मतलब ये सब बराबर थी, तो बताइए अब उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। तो उसका घर ये है, ये घर है, तो हम इस घर को सेंटर मान लेते हैं। तो घर से कौन सी दिशा में उसका स्कूल है, ये वाली डायरेक्शन में। तो ये वाली डायरेक्शन फ्रेंड्स कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली। अगर ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ऊपर वाला उत्तर, और ये दक्षिण है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, पश्चिम दक्षिण, यानी कि वेस्ट साउथ, दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे जो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम मैथ्स के करेंगे। आपको पता होगा 15 क्वेश्चन मैथ्स के एग्जाम में आते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए ये भी ध्यान रखिएगा 4 नंबर मिलते हैं और इसमें माइनस मार्किंग का आगे आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पता चले क्वेश्चंस करते जाओ और आपको बाद में पता चले क्लास में कि माइनस मार्किंग भी थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो माइनस मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। तो कितनी पहली पारी, दूसरी पारी, इस तरह से उसने 10 पारियाँ खेली, टोटल 10 पारी, औसत कितना है उसका, 32 है। तो यहाँ से हम इन 10 पारियों का सम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, वो कितना आएगा, 32 × 10। अब आगे इन्होंने कहा कि खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, मतलब उसने जो 10 पारी खेली उसके बाद जो 11वीं पारी खेलेगा उसमें वो कितने रन बनाए, मतलब 11वीं पारी के रन बताना है आपको, ताकि उनके रनों का जो औसत 4 अधिक हो जाए। तो औसत पहले तो 32 था, अब 4 अधिक हो जाएगा, मतलब 4 उसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर औसत क्या होगा, 11 होंगे, क्योंकि एक पारी और बढ़ गई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो सम है ये पुटअप कर देंगे, 32 × 10 प्लस 11 और 11 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, 33, 34, 35, 36 हो जाएगा।
36 गुणित 11। तो यहाँ से जो है x11 की वैल्यू आ जाएगी, 36 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 छंग 66, 11 33, 396 माइनस ये हो जाएगा 320। इसमें से माइनस कर देंगे तो जो 11वीं जो पारी है उसने खेली है उसके रनों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स वो कितनी होगी, 396 में से 320 आप माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6, 9 में से 2 गए तो 7 और 3 में से 3 गए तो 0। तो 76 रन उसको बनाने होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कितने वर्ष में कोई धन 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाएगा। तो धन मतलब कि अमाउंट यहाँ पर बोला है इन्होंने कि अमाउंट जो अपना उसने जो धन दिया था उसका दुगना हो जाएगा, मतलब उसने जो मूलधन दिया है ब्याज पे उसका दुगना हो जाएगा, उसका जो मिश्र धन मिलेगा एट लास्ट में मिश्र धन मिलता है हमें वो दुगना हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो वो क्या पूछा है साथ में कि कितने वर्ष में, यहाँ पर टाइम पूछा है। तो हमें पता है ये मिश्र धन है, मिश्र धन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब मिश्र धन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, दुगनी बताई उन्होंने कि दुगना हो जाएगा उसके मूलधन का प्रिंसिपल का। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 प्लस पी। इस पी को हम इधर लेके आ जाते हैं तो 2p में से p माइनस करेंगे तो p मिलेगा, इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी इज डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 हम इधर लेके आ जाते हैं। इन्होंने रेट दे के रखा है कितना है 3% और टाइम आपसे पूछा है, 3 को 100 के डिवाइड में लेके चले जाइए, टाइम आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और एक बचा तो आप पॉइंट में लिख सकते हो या फिर 33 तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया और कितना रिमाइंडर बचा वो ऊपर लिख दीजिए डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू आ जाएगा टाइम, मतलब इतने वर्षों में वो दुगना होगा। तो इसका राइट आंसर अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली मैथ्स के हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा m1 d1 t1 इज इक्वल टू m2 d2 t2, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और यूज़ भी किया होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि एक काम को कोई सा भी आदमी कितने भी दिनों में करे वो किसके बराबर होगा, दूसरे आदमी उसको कितने दिन में करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आदमी कितने दिए हैं, 12 मेन और 16 बॉयज़, तो कितने टाइम में उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिन में पूरा करते हैं, वो किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, 13 आदमी और 24 लड़के जो है कितने दिन में, 4 दिन में। काम तो एक ही जैसा हो रहा है ना फ्रेंड्स, काम में कोई चेंज नहीं आ रहा, काम तो एक ही है। तो इतने आदमी इतने दिन में करेंगे और इतने आदमी इतने दिन में करेंगे तो सब बराबर ही होगा। इसी तरह से हम इक्वल इसको भी रख सकते हैं कि 7 आदमी और 10 लड़के कितने दिन में करेंगे, क्योंकि काम ये भी वही काम है, ये भी वही काम है और ये भी वही काम है। तो काम के हिसाब से हमने तीनों को इक्वल कर दिया है। तो हम इन दो इक्वेशनों को पहले ले लेते हैं। इन दो इक्वेशनों को पहले हम लेंगे तो क्या होगा, 12 पंजे 60 m प्लस 16 पंजे 80 b इज इक्वल टू 13 चौक 52 m और ये 4 चौक 16 और 4 दूना 8 और एक 96 बॉयज़। इस तरह से हम m एक साइड कर लेंगे, b एक साइड कर लेंगे। तो ये 52 60 में से माइनस होगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा 8m और ये 96 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 6 और एक 16 b। तो 8 एक 8 दूनी 16, तो कितना एक आदमी 2 लड़के के बराबर काम करता है ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई सी भी 2 इक्वेशन उठाते और उनको इक्वल कर लेते हैं, ये वाली और ये वाली ले लेते हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 12m m की जगह पे मैं 2 भी रख सकती हूँ, तो 12 इंटू 2b प्लस 16b इज इक्वल टू होगा 7 इंटू 2b प्लस 10b और इसके मल्टीप्लाई में 5 भी है, मल्टीप्लाई में ये y। इस तरह से हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, 12 दूना 24 भी हो जाएगा प्लस 16 b, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 है, मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ अभी मैं, 7 दूना 14 b प्लस 10 b और इसके मल्टीप्लाई में है y। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 6 4 10 0 2 1 3 और 40 b इंटू 5 इज इक्वल टू ये 4 और 24 b इंटू y। यहाँ से b से b कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 4 दाम 40, 4 छंकी 24, 2 तिया 6, 2 पचाम 10, पच्चम 25 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y। ये y की वैल्यू मतलब दिन आ गए। यहाँ पर कितने दिन हमने y के माने थे, इतने दिन में इतने लोग
7 आदमी और 10 लड़के काम करेंगे। तो y की वैल्यू 25/3 आ गया। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 8 या 24, 8 से ही 1/3 इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको यहाँ पर बताना है। A train crosses a platform 162 meter long in 18 seconds and another platform 120 meter long in 15 seconds, then the length of the train is। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ट्रेन की लंबाई दे के रखी है तो होता है लेंथ डिवाइड बाय टाइम, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर एल के साथ, ट्रेन की लेंथ के साथ अगर कोई सी चीज़ ऐसी जिसे वो पार कर रही है जिसकी लंबाई भी कंसिडर की जा सकती है, तो उसमें आप उसकी लंबाई भी जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई दे के रखी है तो उसमें हम जोड़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें पता नहीं है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे के रखी है, 162 मीटर, और कितने टाइम में पार कर रही है, 18 सेकंड में। ये हो जाएगी ट्रेन की स्पीड। दूसरे में अगर हम ट्रेन की स्पीड निकालें तो ट्रेन की लेंथ और 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और उसको डिवाइड कर देंगे कितना टाइम है उससे। ये दो इक्वेशन, अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में ट्रेन की जो स्पीड है वो सेम रहने वाली है, इसलिए दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो इसके बराबर कर देंगे L + 162 डिवाइड बाय 18, ये बराबर हो जाएगी क्योंकि स्पीड दोनों की सेम, ट्रेन की सेम रहेगी। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ये हो जाएगा 6L, 12 छंग 72, 720, और ये हो जाएगा 5L, 5 दूना 10, 5 छक्का 30 और 1 31, 5 एकम 5, 6 7 8, 810, ये प्लस होगा यहाँ पर। अब इधर इसको लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो L बचा, और ये 810 में से 720 को माइनस करेंगे तो 0, 11 में से 2 गई तो 9, 10, 11, 9 बचेगा, और यहाँ से ये 8 हो जाएगा और 0 बचेगा यहाँ पर। तो जो L की वैल्यू आई फ्रेंड्स वो कितनी आई, 90 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मीटर में दिया था इसलिए मीटर में आंसर आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर ना तो शीर्ष और ना ही टेल आने की प्रायिकता बताइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नाइदर हेड नॉर टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। तो फ्रेंड्स जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो या तो उस पर हेड आता है या फिर टेल आता है। ऐसी कोई सी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि सिक्के को उछाले तो ना तो हेड आए और ना ही टेल आए। मतलब वो ऐसा खड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब उसको उछाला जाता है तो वो खड़ा हो जाए, वो गिर के ऐसे नीचे ही गिरेगा ना। तो ऐसा कोई सी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी नहीं होती है सिक्के की जिस पर ना तो शीर्ष आए और ना ही टेल आए। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 0, मतलब इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। या तो हेड या आएगा या फिर टेल आएगा, दो ऑप्शन ही हो सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। उसको ध्यान से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन दे के रखी है और इसमें आपको x का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स पेपर जो है इस तरह से बनाया जाएगा, उसमें इजी क्वेश्चन भी आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये क्वेश्चन इजी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसमें इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा 2x, 2 3 ज़ा 6, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x प्लस का 3, माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, माइनस 4 2 ज़ा 8, माइनस 4x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 और ये हो जाएगा 6 5 माइनस का 11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और ये माइनस का बड़ा साइन है इसलिए माइनस लगेगा, इज इक्वल टू ये माइनस का x मिलेगा यहाँ पर और ये माइनस का 5, ये x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6x और ये 11 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो -5 + 11 कितना होगा, 6। तो 6x इज इक्वल टू मिलेगा 6 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिलेगी, 1। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 1। देखिए बहुत ईजी था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में 3 क्रमागत संख्याएं अगर है, मतलब एक समकोण त्रिभुज दे के रखा है और उसकी जो भुजाएं हैं वो उन्होंने कैसे दे के रखी, कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर हमने पहले को x माना है तो दूसरा क्या होगा x+1 और तीसरा होगा x+2, इन्हें बोलते हैं कंजिक्यूटिव यानी कि क्रमागत संख्याएं। तो इनमें से कौन सी जो भुजा है फ्रेंड्स उसको हम कर्ण मानेंगे। तो फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज की कंडीशन याद रखना है कि इसका जो कर्ण होता है, कर्ण का जो भुजा होती है वो इन दोनों भुजाओं का योग के से लंब और आधार इन दोनों से क्या होती है, बड़ी होती है हमेशा। तो जो बड़ा नंबर है वो आपको कर्ण मानना है, इसलिए x+2 को मैं कर्ण मानूंगी, बाकी आप दोनों में से किसी एक को भी लंब या आधार मान सकते हैं। तो मैंने इसको लंब मान लिया और इसको आधार।
अब इन्होंने कहा है कि अगर ये इस तरह से इसकी भुजाएं दे के रखी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, मतलब इसका आपको क्षेत्रफल पूछा है। इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तो ये कि क्रमागत संख्या क्या होती है, इसकी कर्ण की जो बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है, और तीसरी अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम समकोण त्रिभुज में, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। तो अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पर भी वही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3, ये 4x भी इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस का 2x। तो इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसको इस तरह से लिख लेती हूँ मैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 2x मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, +1, और यहाँ x माइनस 3। तो x की दो वैल्यू मिली, एक तो -1 और एक मिली फ्रेंड्स हमें 3। अब माइनस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि x जो है वो भुजा कभी भी नेगेटिव होती नहीं, पॉजिटिव, इसलिए हम 3 लेंगे। अब तीनों भुजाएं हमें यहाँ पर मिल जाएगी, कौन कौन सी है, एक तो 3 मिली, 3 + 1 एक 4 मिली, और 3 2 5, मतलब 3 4 और 5, ये 3 भुजाएं हमें मिल गई है इस त्रिभुज की। अब इन्होंने क्या पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पर आपका इसमें क्लियर हो रहा है, इसमें इंक्लूड हो रहा है कि जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप नोट कर लीजिए कॉपी में, उसका फॉर्मूला जो फ्रेंड्स होता है वो होता है 1/2 आधार। अब आधार क्या है इसमें, 4 गुणित ऊंचाई 3, कर्ण नहीं लेना है, ये फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ये 2 2 4 2 3 6, तो क्या कितना मिला उसका क्षेत्रफल, 6 मीटर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो इस तरह के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर विल बी। फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन था सेम तो नहीं, बट समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों एग्जाम में से किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन जो है IMP है। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको अगर याद ना हो तो आप इसे बना भी सकते हैं। षष्ठभुज क्या होता है फ्रेंड्स, इस तरह से षष्ठभुज होता है, इस तरह से। तो इसमें कितने ट्रेंगल होते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 ट्रेंगल होते हैं, और 6 ट्रेंगल जो होते हैं समषष्ठभुज है, इसलिए 6 ट्रेंगल बराबर होंगे। और हमें पता है कि एक ट्रेंगल जो होता है उसके एरिया का फॉर्मूला आपको कम से कम आपको इतना तो याद होगा, आप इतना याद कर लोगे, वो कितना होता है, √3 / 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये होता है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर 6 त्रिभुज एक जैसे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, तो ये हो जाएगा किसका, हेक्सागोन का, यानी कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसको याद करने का तरीका ये होता है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। इसकी भुजा कितनी दे के रखी है, 2√3 का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू मिलेगी 2, इसको बाद में कैंसिल आउट करते हैं, √3 / 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4, √3 स्क्वायर करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 3 6 18, 18 √3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया है, 4000 चक्कर कितने दूरी तय करता है, 88 किलोमीटर। तो हम एक चक्कर का निकाल लेंगे, एक चक्कर का क्यों निकालेंगे ये आपको आगे पता चल जाएगा। वो होगा 88 / 4000 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स जब भी एक पहिया एक चक्कर पूरा कर लेता है इस तरह से, तो वो कितनी दूरी तय करता है, उसकी परिधि के बराबर दूरी वो तय कर लेता है, मतलब 2πr। तो ये जो होगा किसके बराबर होगा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2πr, और एक चक्कर में कितनी दूरी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो इसके हम इक्वल कर देंगे, ये हो जाएगा 4000। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं सभी की, पाई की 22/7, आर की वैल्यू उन्होंने पूछी है 88 / 4000, 11 दूना 22, 11 8 88, और ये हो जाए 2 2 4, 4 2 8, 7 दूना 14। आर की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स, 14 / 4000। ये आई किसमें फ्रेंड्स, किलोमीटर में, लेकिन आपसे किसमें पूछी है, मीटर में। तो हमें पता है, रिलेशन याद रखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000
मीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो 3.5 किलोमीटर इसका, या फिर मीटर, किलोमीटर नहीं है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, 3.5 मीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉल्यूम है, ये आयतन जो है बेलन का आयतन का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। आयतन यानी कि वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में भी, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। तो ये भी आपका एमपी टॉपिक है, सभी के फॉर्मूले आप एटलीस्ट याद कर लीजिए, ताकि क्योंकि इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ईजी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर फॉर्मूले याद हो तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हो एग्जाम में। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो वो कितना होता है फ्रेंड्स, 2πr/h। ये होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, जो कि कितना दिया है, 264। तो यहाँ से हम πr/h की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। πr/h की वैल्यू मिली 132। आगे इन्होंने क्या कहा है, आयतन। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए, वो कितना होता है, πr²h। वो कितना दिया है, 924। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, πr/h की वैल्यू जो है 132 यहाँ रख देते हैं। इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, = 924। ये πr/h की जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 132 इंटू r, बचेगा यहाँ पर 924। इसको हम अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 8 ज़ा 88 और 4 बचेगा, 11 4 ज़ा 44, 12 गुना 24, 32 12 चौक 48, 12 7 84। आर की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिली हमें, यहाँ पर 7 मिल गई। क्या पूछा है क्वेश्चन में, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में हाइट का यूज़ हो रहा है, तो हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr/h होता है, जो कि कितना 264 दिया था इन्होंने। यहाँ पर हम आर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, या फिर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मुझे इसको यूज़ नहीं करना है और क्वेश्चन जल्दी करना है इसको सॉल्व, तो हम क्या करते हैं, πr/h की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 132, और यहाँ पर π22/7 रख देते हैं, और r की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 7। हाइट पूछी और 132, ये कैंसिल हो गया। फिर 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 6 ज़ा 12। तो हाइट कितनी मिली फ्रेंड्स यहाँ पे, 6 मीटर। तो उसका राइट आंसर होगा 6 मीटर। तो फ्रेंड्स वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इजी आते हैं एग्जाम में, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना। तो जितने भी वॉल्यूम हैं और वक्र पृष्ठ या फिर सरफेस एरिया के फॉर्मूले, वो सारे कॉपी में एक बार एग्जाम से पहले पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समीकरण दे के रखिए फ्रेंड्स, इसके आपको मूल ज्ञात करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रिसेंट पेपर में आ चुका है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमें सॉल्व करना आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें उसे ब्रेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तब ब्रेक कर सकते हैं जब इक्वल टू में 0 हो। यहाँ पर 20 को इधर लाना पड़ेगा, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा और = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। यहाँ पर मिलेगा -14 = 0। इसको ब्रेक कर लेंगे, 7x - 2x, इसमें से माइनस होगा तो 5x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 हमें मिलेगा। अब इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, x + 7, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, x + 7 = 0। x की 2 वैल्यू मिलेगी, 2 और -7। तो यहाँ पर ऑप्शन में 2 और -7 कहाँ पर है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि tan थीटा की वैल्यू 3/4 और थीटा न्यून कोण हो तो sin थीटा किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वेरी आईएमपी टॉपिक तो नहीं है, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो tan थीटा फ्रेंड्स हमें पता है, इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। tan थीटा हमें पता क्या होता है, लंब बटे आधार, उसे कहा जाता है tan थीटा, लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये लंब 3 दिया है, आधार 4 दे के रखा है। तो यहाँ से हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 = 25। इसका अंडर रूट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 5। फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज का जो कर्ण निकालने का क्वेश्चन था वो तो एग्जाम में आया था, वो बहुत ईजी था। यहाँ पर उसी का हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू आ गई। तो कर्ण की वैल्यू हमने क्यों निकाली फ्रेंड्स, क्योंकि साइन थीटा जो है आपको याद होना चाहिए सभी फॉर्मूले। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का भी नोट कर लीजिए, वो होता है आधार बटे कर्ण। अब लंब यहाँ पर कितना है, 3, और कर्ण हम निकाल चुके हैं 5। तो ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अब आप टिक कर दोगे कि 3/5। वैसे इसका आंसर 3/5 है, लेकिन -3/5 क्यों नहीं है,
फ्रेंड्स इन्होंने थीटा कहा है, मैं आपको बता दूँ थीटा क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ये है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा की वैल्यू आ रही है, न्यून कोण का मतलब। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है फ्रेंड्स, इसमें साइन थीटा, मतलब जितने भी कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अगर ये न्यून कोण नहीं होता और अधिक कोण होता और इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू लाई करती तो इसकी वैल्यू -3/5 हम लिखते हैं। आंसर हमारा 3/5 ही आता पॉजिटिव, लेकिन उसको लिखते हैं हम -3/5। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। फर्स्ट न्यून कोण का मतलब ये है कि पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर इसका यूज़ ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत पूछ चुके हैं और आने के ज़्यादा चांसेस भी है, लेकिन कभी कभी बहुलक भी पूछ लेते हैं, मोड जिसे कहते हैं। तो मोड निकालना, ऐसे नंबर जो इस तरह के नंबर दिए हों, इस तरह के नंबर में बहुलक निकालना बहुत ईजी होता है। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। ये बहुलक निकालने का तरीका वो बहुलक होता है। जैसे यहाँ पर 5 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 9 1 बार आया है, 7 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम आया है 7, मतलब 7 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही क्या होता है, मोड। तो यहाँ पर मोड या फिर बहुलक की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो 7 इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ईजी है, इस तरह की वैल्यू, इस तरह के आंकड़ों के लिए, डाटा के लिए जो बहुलक इस तरह से निकाला जाता है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर है वो मोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन मैं हर पेपर में इंक्लूड करती जाऊंगी, क्योंकि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगी ताकि आपके जो कंसेप्ट है डिफ्रेंशिएशन के वो क्लियर होते जाए। लास्ट जो पेपर था उसमें मैंने बहुत इजी क्वेश्चन एक्स की पावर एन से रिलेटेड, जो डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैंने इंक्लूड किया था। अब थोड़ा सा और दूसरा फॉर्मूला भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो एक्स की पावर एन का तो मैंने बताया था क्या होता है, एन एक्स की पावर एन -1। अब आपको याद होना चाहिए कि जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है वो कितना होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा फ्रेंड्स, 2 आगे आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, 1 आएगा, प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2x + 1 नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, सभी में 1 की जगह पे कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 2x + cos x। लिमिट दे के रखिए, आपको लिमिट के क्वेश्चंस भी मैंने अलग अलग टाइप के करवाती जाऊंगी ताकि लिमिट के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। अब यहाँ पर लिमिट जो है, आप फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लीजिए कॉपी में कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाय x, इसका मान होता है 1। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 10 x डिवाइड बाय x, इसका मान भी होता है 1। ये फॉर्मूला है, ये आपको नोट कर लीजिए कॉपी में। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड में x दोनों के डिवाइड में इस तरह से है तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 10x डिवाइड बाय x। इसकी वैल्यू अभी मैंने फॉर्मूला में बताई 1 होती है और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 1 1 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चंस इस टेस्ट पेपर के। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स ये हमारा आधा ही पेपर है, वीडियो लंबी होने की वजह से मैं पेपर को 2 पार्ट में ब्रेक कर देती हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।